कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि अभियुक्त की उपस्थिति में ही सारी कार्यवाही चलाई जाएगी। ऐसा सीआरपीसी में अभिव्यक्त रूप से भले ही ना लिखा हो, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मंशा, उसके पीछे मंतव्य सिर्फ एक ही दिखाई देता है कि अभियुक्त की उपस्थिति होनी ही चाहिए, और उसकी जब उपस्थिति होगी तो निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए सीआरपीसी अभिव्यक्त रूप से नहीं, लेकिन विवेक्षित रूप से इस प्रकार के प्रावधान कर रही है कि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होगा ही होगा, और अगर वो डिटेन है तो क्रिमिनल कोर्ट को उसे आहूत कर लेने की शक्ति प्राप्त रहेगी। लेकिन ये शक्ति आत्यंतिक नहीं है, और सारे क्रिमिनल कोर्ट्स को मिली है। क्रिमिनल कोर्ट सेक्शन 6 की परिभाषा में जितने क्रिमिनल कोर्ट आ रहे हैं सारों को मिली है, लेकिन फिर भी ये किसके लिए? जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही इसी के प्रयोजनों से प्राप्त हुई है, और या फिर अभियुक्त की आवश्यकता है किसी अन्य मामले में साक्षी के तौर पर, केवल तभी। अन्य किसी उद्देश्य से क्रिमिनल कोर्ट को भी अभियुक्त को आहूत करने की ताकत नहीं दी गई है यदि वो आपका कहां निरुद्ध करने के किसी स्थान में निरुद्ध किया गया है, और न्यायालय अगर आहूत भी कर रहा है तो भी कुछ दशाएं हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, इन्हें इंपावर्ड किया गया है कि वे किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष, इसके अंतर्गत आने वाले जो विचाराधीन बंदी हैं या जो निरुद्ध व्यक्ति हैं, उनको न्यायालय में उपस्थित होने से मुक्त करने वाला आदेश ये किसे प्राप्त प्रदान कर सके? जेल के भारसाधक अधिकारी को। और कुछ दशाओं में जो कारागार का भारसाधक अधिकारी था उसे भी अधिकृत किया गया है कि वो न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर भी संबंधित बंदी जो उसका निरुद्ध है उसे संबंधित न्यायालय में उपस्थित न करे, किंतु वह कारणों की सूचना ये न्यायालय को देगा। यहां तक बात हो गई थी। अब जो बात चलनी है कि जब न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा किसको? बंदी को, तो किस ढंग से लाया जाएगा? तो कहता है बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। कहता धारा 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारागार का भारसाधक अधिकारी है। धारा 302 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए, और जहां आवश्यक है वहां उसकी उपधारा 2 के अधीन सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित आदेश के परिधान पर आदेश में नामित व्यक्ति को, और यह आदेश का परिधान करने की न्यायालय को शक्ति कहा है? अगर बंदी निरुद्ध है, जब हम लोग पहुंचेंगे पुरानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, कहां? सेक्शन 309 पे, जो वर्तमान में सेक्शन बदल गया होगा, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे न्यायालय को इस प्रकार का आदेश परिदत्त करने की शक्ति दी गई है। किसे? जेल के भारसाधक अधिकारी को, कि वो उस आदेश के अनुक्रम में क्या करे? आदेश में नामित व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जिसमें उसकी हाजिरी अपेक्षित है भिजवाएगा, जिसमें वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएगा। इसीलिए हर कचहरी में न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जो बंदी लाए गए उनको अभिरक्षा में रखने का स्थान बनाया गया है, जो जिला कचहरी शाहजहांपुर में भी बना हुआ है, और वहां रखे जाते हैं बंदी। और फिर न्यायालय जब अपने समक्ष उन्हें उपस्थित किए जाने की अपेक्षा करता है तो उस स्थान से जो न्यायालय कक्ष के एकदम निकट में बना है, उस स्थान से न्यायालय कक्ष में अभियुक्तों को उपस्थित कर दिया जाता है। ठीक है? जब तक, और कब तक रखवाएगा? जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए। यह जब तक न्यायालय उसे उस कारागार को जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध था वापस ले जाए जाने के लिए प्राधिकृत न कर दे। तो वहां होता है कोर्ट रूम में लाते हैं न्यायालय को, जिस काम के लिए उनकी जरूरत है वो काम जब पूरा होता है फिर उन्हें वापस अभिरक्षा के उस स्थान में भेज दिया जाता है जहां से वे वापस कारागार को भेज दिए जाते हैं। तो ये कोई
खास सेक्शन नहीं, बल्कि सामान्य सेक्शन। जब बंदी को न्यायालय के आदेश के अनुसरण में न्यायालय में उपस्थित करने का निश्चय ये जेल के भारसाधक अधिकारी ने किया, तो किस प्रक्रिया से वो न्यायालय के समक्ष उस बंदी को लाएगा, सिर्फ इतनी सी बात का उल्लेख यहां किया गया है। उसके बाद कहता है कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। देखिए आगे अब कमीशन जारी करने की शक्ति के बारे में डिस्कशन चलेंगे। तो एक बात हमेशा समझ लीजिए कि कमीशन जारी करने की शक्ति एक्सेप्शनल है, और जो एक्सेप्शनल शक्तियां होती हैं वे हमेशा अपवादिक दशाओं में ही प्रयोग होनी चाहिए, और अपवादिक दशा उसको नहीं कहते जो साधारणतः उत्पन्न होती ही रहती है। भले ही वो आपके जीवन में अकस्मात उत्पन्न हो गई, लेकिन वो दशा अक्सर लोगों के जीवन में उत्पन्न होती रहती है। इसे असाधारण दशा नहीं कहते। आप बीमार हो गए, होते रहते हैं लोग। आप इतने बीमार हैं कि आपको चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, होता रहता है। अगर आपका चलना फिरना मुश्किल हो रहा तो अस्पताल में इलाज कराने अगर जाते हो तो एम्बुलेंस से चले जाते हो। तो न्याय करने के काम को इतना छोटा काम नहीं माना जा सकता कि आप सिर्फ मेडिकल भेज दो और वहां आपकी परीक्षा ये कमीशन पर करने की अनुमति ये मिल जाए। लोगों को बड़ा हल्का हल्का लगता है, वो बड़े आसानी से वहां एप्लीकेशन दे देते हैं कि सब वो तो बीमार है, अगर गवाही चाहिए भी तो कमीशन पर करा लें, और कमीशन का प्रावधान है लेकिन कमीशन पर होगी नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में होती है। और ये एक्सेप्शनल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑन बेड हैं, हु कैन नॉट वॉक ऑन देयर ओन फीट्स। आफ्टर दैट वो अस्पताल भी जाते हैं, वो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। तो न्याय ये सबसे पैरामाउंट आवश्यकता है, और वो भी आपराधिक न्याय। आप इसको कितना भी छोटा माने, लेकिन ये सबसे पहली जरूरत। हमने आप लोगों से कई बार कहा कि अगर सिर्फ आपने वो आतंक देखा नहीं है, हमने देखा है एक बार कच्चा बनियानधारी गिरोह कहीं देखा नहीं गया था, कहीं पकड़ा भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। अफवाह थी, यह सच कह नहीं सकते, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया, इसलिए यही कहा जाना चाहिए कि अफवाह थी। लेकिन मार्केट सुनसान हो जाते थे 5 और 6 बजे, और अगर व्यापारिक गतिविधियां 5 और 6 बजे ठप हो जाएंगी तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि सरकारी नौकरी ये बहुत कम लोग कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी भी जो कर रहे हैं उन्हें अपने कार्यालयों तक जाने के लिए सुरक्षित वातावरण चाहिए। तो इसलिए आपराधिक न्याय, अगर इसको कोई नुकसान हुआ तो समाज की जो सुरक्षित दशा है ये सबसे पहले खत्म हो जाएगी। और हमने आपसे कहा था कि प्रगति की पहली जरूरत ये शांति है। इसलिए शांति के संबंध में क्या कहते हैं कि शांति ये आवश्यकता है, इसलिए इस पर बहस संभव नहीं है। शांति का कोई विकल्प नहीं हो सकता, ये तो जरूरत है। जैसे खाने का कोई विकल्प नहीं हो सकता, खाना जरूरत है, ऐसे शांति ये आवश्यकता है। अगर शांति ना हुई
तो कुछ नहीं हो सकता। जब व्यक्ति को अपने जीवन और संपत्ति, इसकी सुरक्षा के संबंध में आश्वासन मिलता है, तभी वो विकास या प्रगति इसके संबंध में सोचेगा। अदरवाइज वो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहेगा। इसलिए शांति पर कोई बहस, शांति पर कोई वाद विवाद ये संभव नहीं है। शांति जिस कीमत मिले उस कीमत वो सस्ती होती है, और इसीलिए शांति की स्थापना के लिए जब युद्ध भी होता है तो उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध की डेफिनेशन यही है कि जो युद्ध किसके लिए होता है? अपनी अहम की रक्षा के लिए नहीं। जब युद्ध शांति के लिए हो, जब युद्ध जीवन मूल्यों के लिए हो, तो वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। और उस युद्ध को करने वाले, ठीक है, धर्म योद्धा कहलाते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि अगर पांडव अपने राज्य के लिए लड़ रहे होते हैं तो ये प्रस्ताव नहीं देते कि सिर्फ 5 गांव दे दो, हम सब कुछ भूल जाने को तैयार है। ठीक है, और जो कुछ उनके साथ हुआ था वो उन जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के लिए भूल जाना सहज नहीं था। आप तो जरा सा अपमान नहीं भूल पाते। उन जैसे समर्थ लोगों का जिस ढंग से अपमान किया गया था, वो अपमान भूल पाना ये संभव नहीं था, वो भी सिर्फ 5 गांवों के बदले में। लेकिन युद्ध अहम की रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। युद्ध प्रतिहिंसा के लिए नहीं होना चाहिए कि इन्होंने मेरा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे, इसलिए नहीं। जीवन मूल्यों और शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि शांति आवश्यकता है, शांति जरूरत है, और शांति सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ, इसका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। क्यों? क्योंकि साक्षी जब न्यायालय के समक्ष डिपोज करता है तो साक्षी की भावभंगिमा यह देखने का अवसर न्यायालय को मिलता है। और भावभंगिमा ये आपके मन में जो चल रहा होता है उसकी सूचना देती है। केवल अभिनेता, केवल एक्टर ये अपने मन के भावों को छुपा सकता है, और सामान्य व्यक्ति अभिनेता नहीं होता। सामान्य व्यक्तियों में 1%, 2% यही एक्टिंग की प्रतिभा से संपन्न लोग होते हैं। नॉर्मल मैन है। वो जिस समय डिपोज करना शुरू करेगा तो उसमें जो भाव भंगिमा, उसके जो भाव चेहरे पर आएंगे, वो चेहरा बताएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए कमीशन पर जिस साक्षी की परीक्षा होती है उस साक्षी को देखने का अवसर न्यायालय के पास नहीं होता। वो तो कमीशन जारी हो गया, कमिश्नर जाएगा, साक्षी का साक्ष्य अंकित कर लेगा। तो अगर 1% भी किसी भी ढंग से साक्षी को न्यायालय में लाया जा सकता है तो लाया जाएगा, क्योंकि अगर आपराधिक न्याय प्रशासन ये ठीक ढंग से नहीं चला तो समाज की शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, और शांति विकास की पहली जरूरत है। और सारी विधि और व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आपको प्रगति और विकास के अवसर ये उपलब्ध हो सके। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि सिर्फ बुखार से पीड़ित हो जाने के कारण, कमीशन पर बुखार से पीड़ित हो जाने के कारण, मीनिंग देयर बाय अब थोड़ा सीरियस बीमार है लेकिन एम्बुलेंस से तो आ सकते हैं, स्ट्रेचर पर लिटाल कर तो लाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? स्ट्रेचर पर लिटाल कर लाइए। अगर किसी भी ढंग से
साक्षी की वहां परीक्षा संभव है तो हर तरीका अपनाया जाएगा। जब कोई तरीका कारगर होता न दिखाई दे और साक्षी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो मामले को निर्णित करने के लिए, उन अपवादिक दशाओं के लिए कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा के प्रावधान प्रक्रिया विधियों में रखे गए हैं। इसलिए प्रक्रिया विधि में सिर्फ साक्षी की कमीशन पर परीक्षा का प्रावधान है, इसलिए आपकी कमीशन पर परीक्षा नहीं हो जाएगी। और ये विशेषकर पढ़े लिखे लोगों को, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा उसकी तो डेफिनेशन ही अलग है। ठीक है, पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये तो है नहीं कि जिसके पास डिग्रियां हैं, क्योंकि पढ़े लिखे की डेफिनेशन तो ये कि जिसके पास अनुभव है, जिसका बोध जागृत है। पढ़े लिखे की डेफिनेशन तो ये। तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं उन्हें ये बात ही समझ में नहीं आती कि आखिर न्यायालयों में जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई की दुहाई देकर और अपनी व्यस्तता की कस्में खाकर ये कहते हैं कि सब कमीशन पर मेरी गवाही करा ली जाए, तो उन्हें डांट क्यों दिया जाता है? उन्हें बात समझ में नहीं आती और वहां बहुत बुरी तरह से डांट दिया जाता है, तो बेटा कुछ नहीं, कल आओगे तुम, और नहीं आए तो फिर नीली गाड़ी और पुलिस है, आओगे कैसे नहीं? तो उन्हें उसकी युक्ति संगतता समझ में नहीं आती है। उन्हें शायद यह समझ में आता है कि उनकी बात वो थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इसलिए शायद वो बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्हें बुला रहे होंगे कि सामने उनकी बात का ट्रांसलेशन हिंदी में करवा के ये लोग बेपढ़े से लोग समझ लेंगे। इस ढंग के भाव उनके मन में होते हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। जबकि बात यह है, उसके पीछे का रीजन यह है कि जब आप किसी को प्रत्यक्ष बोलते देखते हो तो सच के बाहर होने की संभावना सर्वाधिक होती है, और जब आप किसी को सिर्फ सुनो किसी के माध्यम से तो पता नहीं लगता कि सामने वाले ने जो कहा होगा वो कितना सच हुआ। आप जब अपीयर होते हो कहीं भी, तो आपकी जो अपीयरेंस है वो बताती है कि आपकी गहराई कितनी है और आप में छिछोरपन ये कितना है। ठीक है, तो देखने से ये चीजें अनुभव में आती हैं, और इसलिए प्रक्रिया अपवादिक दशाओं में कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा का प्रावधान यह करती है। हां, होना चाहिए, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। साक्षी इस दशा में कि वाकई किसी भी दशा में न्यायालय नहीं आ सकता, तो कम से कम कमीशन पर ही वो जो कह रहा है वो मिल जाए, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो होगा, लेकिन वो समथिंग जब नथिंग हो जाने की दशा हो, उससे कम पर हासिल करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यही केस लॉ की स्थिति है। जब हम लोग कमीशन के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे, और अब डिस्कशन बस आना ही चाहता है वहां तक जहां पर कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा से संबंधित प्रावधान है। हां, वो स्वतंत्र साक्षियों की कमीशन पर परीक्षा से संबंधित प्रावधान है, और ये चूंकि निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में बात चल रही है और उसके संबंध में पर्टिकुलर चैप्टर है, तो अगर निरुद्ध व्यक्ति वो इस दशा में है कि उसकी न्यायालय में आहूत करके परीक्षा नहीं की जा सकती, तो उसकी भी कमीशन पर परीक्षा किए जाने से संबंधित प्रावधान यह प्रक्रिया विधि में होना चाहिए। अन्यथा की दशा में प्रक्रिया विधि अधूरी मानी जाएगी, और इसलिए यह प्रावधान यहां रखा गया है। क्या कहा उन्होंने? कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए
धारा 319 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अध्याय 25 का भाग खा के उपबंध कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। जो अगला अध्याय 24 है, अगला ही अध्याय है, ये दो खंडों में बटा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए मौखिक साक्ष्य, जो न्यायालय में स्वयं साक्षी के द्वारा उपस्थित होकर दिया जाएगा, उसे अंकित करने की प्रक्रिया इसके संबंध में प्रावधान करता है। और जो इसका खंड खा है यानी पार्ट बी है, वो साक्षियों की परीक्षा कमीशनों पर करने के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान यह करता है। तो अगला ही चैप्टर है और यहां पर उन्होंने सिर्फ इतना ही लिख दिया कि अध्याय 25 के जो खंड खा के प्रावधान है, जो साक्षियों की परीक्षा कमीशन पर किए जाने के संबंध में प्रक्रिया को प्रावधानित करते हैं, वही प्रक्रिया कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की परीक्षा कमीशन पर किए जाने के लिए लागू होगी। तो बात होनी भी ऐसे चाहिए थी और बात ऐसे ही है भी। तो अध्याय 25 का जब पार्ट बी आएगा तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल चैप्टर 25 पार्ट ए शुरू हो रहा है और चैप्टर 25 पार्ट ए शुरू हो इससे पहले अब न्यायालय की भाषा को नियत किया जाना जरूरी है। क्यों? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजन इन रिलेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो साक्ष्य इसका अंकन अब प्रारंभ होने वाला है और साक्ष्य इसी के आधार पर तो सारा मामला डिसाइड होना है। यह महत्वपूर्ण विषय है और भारत एक बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं। इसीलिए संपूर्ण भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित रखने के लिए हमने इसका राज्यों में बंटवारा यह किया और उन राज्यों में या उन राज्यों का जो गठन किया गया था 1956 में, उससे पहले भारत में वो राज्य थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान बने थे। इसीलिए आप पढ़ते हैं FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, RMDC वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, पेप्सू राज्य आज कौन सा कहलाता? कर्नाटक, स्टेट ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र। 1 जनवरी 1956, इससे पूर्व आज जो आप केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जानते हैं, ये पार्ट सी स्टेट ये कहलाते थे। और चूंकि वो केंद्र शासित सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, इसलिए सी, ठीक है, ये जोड़ा गया था। उस समय वो पार्ट सी स्टेट कहलाते थे। और 1 जनवरी 1956 को भाषा के आधार पर जो क्राइटेरियन अपनाया गया था, वो भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन ये किया गया था। ठीक है ना? राज्य ये तो विभाजित हो गए 1 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? 1 जनवरी करें 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया, तो भारत को राज्यों में विभाजित करके भारत को अनुच्छेद 1 के मुताबिक मान्यता मिल गई। लेकिन भारत के संविधान में राज्यों का गठन और राज्यों के नाम परिवर्तन और राज्यों के क्षेत्र को एक दूसरे में समायोजित करने का हक ये भारत की संसद को मिला, जिसके बारे में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉसेस में बात की है। और 1956
1 जनवरी 1956 को भाषा के आधार पर भारत में प्रांतों का गठन हुआ और वो गठन आज भी आप देखते हो। भाषा के आधार पर इसलिए किया गया ताकि एक बोली बोलने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा रहें। अब सवाल यह है कि चूंकि क्रिमिनल कोड जहां सीआरपीसी या बीएनएसएस को लागू होना है, ये सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा है और आपराधिक घटनाएं इनके जो साक्षीगण होंगे वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। वो सब पीएचडी और बहुत अंग्रेजी द होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो साक्षियों को ध्यान में रखते हुए जो क्रिमिनल कोर्ट लोअर लेवल पर काम करेगा उसके लिए लैंग्वेज का फिक्सेशन करने का हक संबंधित राज्य की सरकार के पास रहे, यही ठीक बात है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि भारत में इकहरी नागरिकता है और नागरिक का कल्याण ये प्राथमिकता केंद्र की भी है और ये प्राथमिकता राज्य की भी है। इसलिए नागरिक के कल्याण के लिए जो आवश्यक दशा है, इन शांति और व्यवस्था, इसको बनाए रखना ये केंद्र की जिम्मेदारी भी है और राज्य की। लेकिन प्रथमतः प्राइमरीली क्योंकि पब्लिक ऑर्डर आप जानते हैं स्टेट लिस्ट का विषय है और लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर का एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यद्यपि लॉ एंड ऑर्डर की प्रत्येक समस्या पब्लिक ऑर्डर की समस्या नहीं है और ऐसे ही पब्लिक ऑर्डर की प्रत्येक समस्या लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या नहीं है। तुम गली में क्रिकेट खेल रहे हो रात के 12 बजे और जोर जोर से चिल्ला रहे हो, ये लोक व्यवस्था की समस्या है, किंतु लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। हां, किसी भी क्षण हो सकती है, वो बाहर निकलेगा, तुम्हारे 2 कंटाप मारेगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई। लेकिन फिलहाल ये पब्लिक ऑर्डर की समस्या है। जो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन बैंड बजाकर रात के 12 बजे जो गाना गा रहे हैं, वो पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हुआ अपराध हुआ, और अपराध क्या है ये परिभाषित होता है, ठीक है। और परिभाषित क्या है? विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय है। जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध भी है और दंडनीय भी है। खाली विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, अपराध नहीं है, ठीक है। विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, इलीगल है, पनिशेबल भी है, अब अपराध है, ठीक है। तो आपका पनिशेबल भी होना चाहिए और प्रोहिबिटेड ये भी होना चाहिए। केवल प्रोहिबिटेड है, नो, इलीगल है। और इलीगल के लिए अनुतोष संविदा भंग के अंतर्गत, अपकृत्य विधि के अंतर्गत, न्यास विधि के अंतर्गत, भागीदारी के अंतर्गत कहीं भी प्राप्त हो सकता है। आप आपराधिक विधि में अनुतोष तभी पा पाओगे जबकि वो कृत्य दंडनीय भी हो जाए, और दंडनीय वो तब बनेगा जबकि वो इतना, ठीक है, निचले स्तर का काम हो कि उसके लिए तुम्हें दंड देना यही युक्ति संगत लगे। जैसे घर में भी तुम विभिन्न गलतियां करते हो, तुम्हारी एक गलती ओवरलुक हो जाती है, एक गलती हंसकर टाल दी जाती है, एक गलती पर थोड़ा बहुत दंड मिलता है, यानी डांट फटकार हो गई, एक गलती पर हैवीली डांटे जाते हो, और एक गलती पर फिर हो सकता है फिर पिटते भी हो, ठीक है ना। हर काम के लिए पिटते नहीं हो। यही विभाजन आपका कहां है? राष्ट्रीय स्तर पर। जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है।
हर काम अपराध नहीं है, हर काम अपराध नहीं मीनिंग देर भाई विधि द्वारा प्रतिषिद्ध प्रत्येक काम अपराध नहीं है। उनमें तो कुछ न्यास भंग है, उनमें तो कुछ संविदा भंग है, उनमें तो कुछ अकृत्य है, उनमें तो कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए अलग अलग अनुतोष है। हां, जब काम इतना खराब है कि अब तो दंडित करना ही युक्ति संगत प्रतीत होता है, तब वो अपराध बनता है। और अगर अपराध हुआ है तो फिर उसे अंजाम तक जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा खतरनाक काम है कि अगर दंडित नहीं हो पाया तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी और तुम वही काम दोहराओगे, और दोहराने पर समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी को संकट पैदा होगा। और जो देखेंगे उस अपराध को वही उसके संबंध में साक्ष्य दे पाएंगे, और जब उसके संबंध में वही साक्ष्य दे पाएंगे तो वो तो अपनी भाषा में देंगे। उसके लिए न्यायालय की भाषा ये तय करनी जरूरी होगी, और उसको सर्वाधिक अच्छे ढंग से अगर कोई तय कर पाएगा तो राज्य की सरकार, और नागरिक का कल्याण यही अभिप्रेत है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर चूंकि राज्य की सरकार के पास है और लॉ एंड ऑर्डर उसका एक भाग है। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक है, पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हुआ तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हो, जरूरी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हुआ तो पब्लिक ऑर्डर ब्रीच होगा ही होगा। ठीक है ना? पब्लिक ऑर्डर की प्रत्येक समस्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ठीक है, तुम ढोल बजाते रहे रात में, लोग परेशान रहे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, आप लोग अखंड पाठ कराते हो। ठीक है, अखंड पाठ कराते हो ना, जबकि अखंड पाठ क्या होता है ये तो मालूम ही नहीं है। और अगर वही शब्द के तीन अर्थ होते हैं, एक उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, एक उसका जनरल मीनिंग है, जनरल यानी ऑर्डिनरी, ठीक है, और एक उसका ठीक है ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल और उसका नेचुरल मीनिंग है। और अखंड का नेचुरल मीनिंग क्या है? जो खंडित कभी ना हो, जो खंडित हो ही ना। और अखंड पाठ में तुम राम राम दो बार उच्चारित करोगे तो दो राम के बीच अंतराल तो आएगा ही। वो अंतराल कितना भी कम क्यों ना हो, भले ही वो इतना कम हो कि मशीनों को छोड़कर नापा ही ना जा सके। ठीक है, समय के दृष्टिकोण से माइक्रो सेकंड्स में हो, लेकिन है। और अगर अंतर है तो अखंड नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता अखंड। और अखंड पाठ अगर करना है तो फिर तो वो मन में ही संभव है। ठीक है, अखंड पाठ वैसे ही मन में होता है जैसे आपकी माता जी इस समय घर पर हैं, लेकिन आपकी माता जी आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, अखंड याद है। ठीक है, भूले नहीं है आप, हालांकि आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन अखंड स्मरण है। वो स्मरण खत्म नहीं हुआ है, और ये स्मरण बोलने में आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? इसीलिए आप किसी ऋषि को देखोगे, किसी मुनि को देखोगे तो उसकी आंखें बंद हैं और वो अखंड पाठ में लगा है। और तुम अखंड पाठ के नाम पर क्या करते हो? दूसरों का सोना ही, ठीक है, बवाले जान में फांस देते हो। तुम कुछ अखंड पाठ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ दूसरों को परेशान कर रहे हो। और ये सभी धर्मों के बारे में लागू है, कोई एक धर्म के बारे में लागू नहीं है, सभी के बारे में लागू है। ठीक है ना? तो अखंड तो है ही नहीं। ठीक है, तो सवाल यह है, लेकिन फिर भी लोग सहन करते हैं, कुछ नहीं कहते। अब वो पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तित नहीं हुई, कोई कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में यह है कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी ही सही, एक रात नहीं सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो उनकी सहनशीलता है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर की समस्या आपने पैदा की है, यद्यपि वो लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन हो सकती है।
ठीक है, और अगर हुई तो जो साक्षीगण होंगे वे ही उस घटना के साक्षी होंगे, और करने वालों को दंड न्यायालय करेगा। तो दंड न्यायालय की भाषा इसे तय करने का सुविधाजनक या ठीक ढंग का काम राज्य की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि राज्य की सरकार को बेहतर पता है कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बहुतायत में लोगों को पता है, या लोगों की आम बोलचाल की भाषा कौन सी है। इसलिए आज हमारी कोर्ट में एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के परिवार में है, और इसी से वो इंप्रेशन में लेना चाह रहे थे कि मेरे नाना जी यानी परनाना जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे। तो हमारा आर्गुमेंट ही फिर ये आया, हमने कहा पहली चीज तो ये है कि क्रिमिनल कोर्ट की भाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश की, इसलिए आप हिंदी में बात करें। खैर आप अंग्रेजी में कर रहे तो भी हम समझ के जवाब दिए दे रहे, लेकिन भाषा यहां की हिंदी है, आपको हिंदी में ही बोलना चाहिए। और खैर चलिए, जिन्होंने संविधान बनाया वही संविधान को जानते थे, ये नहीं कहा जा सकता। उनमें से एक भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, और उनने चाहे जो कुछ लिखा हो माना वो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए आपके नाना जी ने ये तो नहीं कहा, खैर हमने ये मेरे मन में था, कहना चाहते थे कि आपके नाना जी ने संविधान बनाया होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि संविधान आप ही जानते हो, वो हम भी जानते हैं। और फिर हमने यही कहा कि संविधान की तो साफ बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इतना बिगड़ गया था मामला कि साहब ने फिर हमें ऐसे ऐसे किया कि आप चुप रहो। बाद में हमसे कहा भी कि आपसे ज्यादा तो हम नहीं रोक पा रहे थे अपने आप को, लेकिन करते क्या, ठीक है और टाइम लगता, कहने दीजिए। खैर, तो न्यायालय की भाषा ये तय करने का हक राज्य की सरकार का है, और उत्तर प्रदेश में वो भाषा हिंदी है, ठीक है। अन्य जगहों पर अन्य हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां साक्षी आएंगे। तो न्यायालय की भाषा तय करने का हक 307 में उच्च न्यायालय को नहीं है। और आपसे जब भी प्री में ये सवाल होता है तो आप उच्च न्यायालय फट से, क्योंकि आपकी नजर में तो न्यायालय को छोड़कर कोई प्राधिकारी ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उच्च न्यायालय को नहीं बल्कि राज्य सरकार को यह भाषा तय करने का हक है। कहता है राज्य सरकार यह उद्धारित कर सकती है कि संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न यानी हाईकोर्ट की भाषा यह राज्य सरकार तय नहीं करेगी। वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तय करना हाईकोर्ट के स्वयं के जुडिक्शन का भाग है। बट द कोर्ट्स which are functioning in the state except then high court, ठीक है, उनमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुड बी, ठीक है, फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कहता है राज्य सरकार यह अवधारित कर सकती है कि संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। आगे कहता है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, दिस इज द प्रोविजन, वो जो कि इंप्लाइडली ये निर्देश दे रहा है कि सारा ट्रायल अभियुक्त की उपस्थिति में होगा। हालांकि निर्देश देने की जो भाषा है वो ऐसी है कि अभियुक्त पर दायित्व तो अधिरोपित करती सी लगती है, लेकिन ये अभियुक्त के अपने फायदे में है, ठीक है। एक तो उसके सामने साक्षी जो कहेगा उसी को लिखवाना लोक अभियोजक की मजबूरी होगी, ठीक है। और अन्यथा लोक अभियोजक, हम चूंकि लोक अभियोजक हैं इसलिए मैं पता है, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जो अभियोजन संचालित करने की अनुज्ञा लोक अभियोजक को मिली वो सिर्फ इसलिए कि वो इंपार्शियल व्यक्ति है, न उसकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी है और न कंप्लेनेंट से कोई दोस्ती। उम्मीद यह की जाती है कि वो अपना रोल निष्पक्षता के साथ रखेगा, वो सिर्फ कंप्लेनेंट से इंट्रोडक्टरी सवाल करेगा कि घटना कब की है, किस समय की है,
कहां की है, किसने की, घटना के समय क्या हथियार थे, किसको चोट लगी, कहां पर लगी, चोट लगने के बाद क्या हुआ, आदि आदि। वो अभियुक्त से दुश्मनी नहीं निभाएगा कि कंप्लेनेंट ने जो नहीं कहा वो भी लिखा दे, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और अभियुक्त अगर उपस्थित है तो ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे ऊपर तो बहुत लोग विश्वास करते हो, ये हमें बड़ा ठीक लगता है कि हम किसी से पूछते कि करा दें चीफ एग्जामिनेशन या आप आओगे, वो कहते नहीं आप करा दो, हमें मालूम है कि आप वही कहो लिखाओगे जो वो कहेगा। ठीक है, अदरवाइज हमसे क्या मतलब, हम क्यों लिखा दें, आप कहो ना, आप कहो इस तारीख को घटना हुई, इतने बजे मारा, इन्होंने मारा, हम लिखाएंगे, नहीं तो हम क्यों लिखा दें, हम कहेंगे लिखा दें। आप घटना आपके साथ हुई, हम पूछ रहे हैं किसने की, आप बताओ ना, फलाने की, हम लिखाएंगे। तो अभियुक्त की उपस्थिति ये निष्पक्ष ट्रायल को सुनिश्चित करने में बड़ी मददगार है। यूं ही नहीं लिखा है कि अभियुक्त की उपस्थिति में, ठीक है, एक उसकी उपस्थिति उसके मन में भले ही विश्वास न जगाए, लेकिन समाज के मन में यह विश्वास जरूर जगाएगी कि ठीक है ट्रायल चला है। ठीक है, और दूसरी ओर ये प्रोसिक्यूशन पर ये बर्डन रखेगी कि वो ही मस्ट बी इम्पार्शियल। ठीक है, तो इसलिए दोहरी सुरक्षा अभियुक्त की उपस्थिति में है, इसलिए एकदम मैंडेटरी लैंग्वेज में, ठीक है, आज्ञापक शब्दों में यह लिखा गया है। ठीक है, कि अब साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, कहता अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय। जैसे 205 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, 317 जो पिछले सीआरपीसी के सेक्शन कोड कर रहा हूं कि अभियुक्त को उपस्थिति से मुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चल सकेगा यदि परिस्थितियां वे हैं जो 205 या 317 सीआरपीसी में वर्णित की गई हैं, तो हो सकेगा। इसीलिए यहां पर यह लिखना जरूरी है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, अन्य कार्यवाही उसकी अनुपस्थिति में नहीं चलेगी, यह नहीं लिखा है, तब तो बेल भी नहीं डिस्कस हो पाएगी उसकी उपस्थिति के बिना। इसीलिए कहा विचारण या अन्य कार्यवाही में सब साक्ष्य। अन्य कार्यवाही में जो हम लोगों ने देखा था कि प्रतिभूति की मांग हो रही थी, तो भी 1 साल का या 1 साल से अनधिक अवधि का बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए या न कराया जाए, इस प्रश्न पर शोकाज नोटिस जारी होने के बाद पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक धारा 116 के अंतर्गत परीक्षा, ठीक है, या इंक्वायरी, ठीक है, जांच की जाती थी संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, और वहां भी साक्ष्य का अभिलेखन होता था। ठीक है, तो वह अन्य कार्यवाही है। ठीक है, यहां भी अन्य कार्यवाहियां हो सकती हैं जिनमें साक्ष्य के अभिलेखन की जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए उसने लिखा है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन से लिया गया साक्ष्य भी है। यह नया बढ़ गया कि थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी साक्ष्य को अभिलिखित किया जा सकता है, लेकिन एट विच प्लेस वीडियो कॉन्फ्रेंस शुड बी held at that place which is determined by the state government, ठीक है, which is designated by the state government at a place as a place of video conferencing, केवल उसी स्थान पर। ठीक है, उस ढंग से भी लिखा जा सकेगा। फिर कहता है परंतु जो 18 वर्ष से कम आयु की महिला, 18 वर्ष से कम आयु की महिला, यानी पास्को का मामला आ गया। ठीक है, वहां 18 वर्ष से कम आयु को बालक कहेंगे और बालिका कहेंगे। कहता है जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का भी कथन किया गया है, सारे नहीं,
ठीक है ना, उसके साथ सिर्फ लैंगिक अपराध या बलात्कार, ठीक है, बलात्कार लैंगिक अपराध है, लेकिन बलात्कार के अलावा भी लैंगिक अपराध है, इसलिए बलात्संग या लैंगिक अपराध ये शब्द लिखे गए, ठीक है। किए जाने का भी कथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय करेगा। यानी न्यायालय को दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। ऐसी महिला जो 18 वर्ष से कम आयु की है, जिसके साथ बलात्संग या अन्य लैंगिक अपराध करने का भी कथन किया गया है, उसका अभियुक्त से सामना ना हो, यह भी सुनिश्चित करे न्यायालय, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा करने का जो हक है यह एडवर्सली अफेक्टेड ना हो, क्योंकि ना तो महिला सदैव सच होगी और ना अभियुक्त सदैव सच होगा। जांच जरूरी है, परीक्षण जरूरी है। इसीलिए आप पास्को कोर्ट्स में जाएंगे तो उन्होंने लकड़ी के बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है, इधर अभियुक्त और उसके वकील खड़े होते हैं और इधर महिला खड़ी है। बॉक्स आगे से खुला है तो आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन शक्ल नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो दोनों बातें सुनिश्चित की गई हैं बाकायदा। आप जाएंगे पास्को कोर्ट में तो आपको बना मिलेगा, ऐसा बना हुआ है वहां, ठीक है। और उसमें बड़ा सजा संवार रखा है, उसमें बड़ा खिलौनों के और सारी चीजों के चित्र बने हुए हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो वातावरण वैसा फॉर्मल ना हो जैसा अदालत का होता है, ठीक है, क्योंकि अदालत के फॉर्मल वातावरण में बच्चे डर सकते हैं, डरते हैं, बड़े बड़े डरते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिस समय उनसे पूछो क्या नाम है तो जवान कांपना शुरू कर देती है, और अननेसेसरी का डर है, लेकिन अब है तो उसका हमें ख्याल ऐसे तथ्य रखना ही होगा, ठीक है। तो आपका कहता है इस धारा में अभियुक्त के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 9 के अधीन कोई कार्यवाही संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी, क्योंकि अभियुक्त ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अभियुक्त तो आपने लिख दिया, अध्याय 9 यानी निवारक कार्यवाही है जिसके विरुद्ध चलना है, उसने अपराध तो किया ही नहीं तो वह अभियुक्त तो है ही नहीं, ठीक है। और जो अभियुक्त तो नहीं है तो वो वहां साक्ष्य के अभिलेखन है तो यह सेक्शन लागू ही नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पष्टीकरण में यह लिखना जरूरी हो गया कि यहां अभियुक्त शब्द के अंतर्गत वो व्यक्ति भी शामिल है जिसके विरुद्ध अध्याय 9 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, अर्थात जिसके विरुद्ध निवारक कार्यवाहियां शुरू हो गई। आगे कहता है संबंध मामलों और जांचों में अभिलेख। आपको याद है कि जो पूर्व की 116 की कार्यवाही थी, जो अब शायद 164 में चलती होगी, कितने में चलती है जो पूर्व की 164 में, अच्छा, जो भी है वहां भी यानी पूर्व की 145 की जो कार्यवाही है, पूर्व की जो 147 की कार्यवाही है, पूर्व की जो 116 की कार्यवाही है, उन सब में भी ये लिखा हुआ था कि जांचों के जो अभिलेख हैं उनमें साक्ष्य का अभिलेखन इस प्रकार से किया जाएगा जैसे संबंध मामलों में साक्ष्य का अभिलेखन होता है। ये सब हम लोग पढ़कर आए थे, 125 में भी ये लिखा हुआ था जो पूर्व की 125 है। इसीलिए संबंध मामलों में साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा वो अब बता रहा है। कहता है मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित, ठीक है, सब संबंध मामला। अब देखिए मजेदार है, उसने कहा मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब संबंध मामलों में विधायिका किसी भी शब्द का अनावश्यक प्रयोग नहीं करती। आपको याद है हाई कोर्ट कोई भी मामला विचारित कर सकता है, चाहे वो संबंध मामला है, चाहे सेशन मामला है, चाहे वारंट मामला है, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित वारंट मामला है, चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित वारंट मामला है, कोई मामला हो। और हाई कोर्ट जब भी किसी मामले का विचारण करेगा तो मामला कोई हो, वो जिस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा वो सेशन मामलों के, सेशन न्यायालयों के समक्ष चलने वाली प्रक्रिया है।
जो पूर्व की सीआरपीसी में शायद धारा 474 है उसमें लिखा है। ठीक है, हमेशा सेशन कोर्ट के समक्ष जिस प्रक्रिया का अनुपालन होता है उसी प्रक्रिया से वो विचारित करेगा। हां, एक बात है, आप हाईकोर्ट के समक्ष किसी मामले को एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में ट्रांसफर कराने के लिए पहुंचे हो तो उच्च न्यायालय की यह भी शक्ति है कि बजाय ट्रांसफर करने के वो स्वयं मामले का विचारण कर लें, और यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर वो उसी प्रक्रिया के अनुसार मामले का विचारण करेंगे जिस प्रक्रिया के मुताबिक वो नीचे विचारित हो रहा था। ठीक है, लेकिन अपने आप जब भी वो करेंगे किसी भी मामले का विचारण, तो मामला किसी भी श्रेणी का हो, हमेशा वो सेशन न्यायालय के समक्ष चलने वाली प्रक्रिया इसी का अनुसरण करेंगे। अब मानिए उन्होंने क्या किया, संबंध मामले का विचारण शुरू कर दिया और स्वयं शुरू कर दिया, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है, जिस ढंग से संबंध मामलों में साक्ष्य का अभिलेखन होता है वो प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है, फिर जो प्रक्रिया लागू होगी वो कौन सी प्रक्रिया होगी? जो उच्च न्यायालय जब मामले का विचारण करता है तो साक्ष्य के अभिलेखन के लिए जो प्रक्रिया लागू होती है वो लागू होगी, और उच्च न्यायालय के समक्ष जो विचारण चलता है तो साक्ष्य के अभिलेखन के लिए जो प्रक्रिया लागू होती वो संभवतः पूर्व की धारा 283 है सीआरपीसी की, उसमें दी गई है, और यहां भी आगे दी ही होगी क्योंकि अब तो वही चल रहा है। हां, 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं। यानी अगर उच्च न्यायालय किसी मामले का स्वयं विचारण कर रहा है तो अन्य सब मामलों में सेशन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, लेकिन जब साक्षियों के साक्ष्य का अभिलेखन होगा तो वो सेशन मामलों में साक्ष्य जैसे अभिलिखित किया जाता है वैसे नहीं, बल्कि 283 पूर्व की जो सीआरपीसी की धारा है जो वर्तमान में 318 बीएनएसएस हो गई उसके अंतर्गत नियम बनाएगा। उस नियम में भले ही लिख दे कि सेशन मामले में जैसे अभिलिखित किया जाता है वैसे ही अभिलिखित किया जाएगा, लेकिन तब वो नियम के आधार पर सेशन मामले में अनुपालित प्रक्रिया के मुताबिक अभिलिखित हो रहा है, न कि इसलिए कि मामला सेशन की प्रक्रिया के मुताबिक विचारित हो रहा है। ठीक है ना? तो उच्च न्यायालय अगर संबंध मामले का विचारण कर रहा है तो 309 के मुताबिक अभिलेख तैयार नहीं होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जब संबंध मामले का विचारण कर रहा है तभी ऐसा होगा। क्या कह रहा है देखें, कहता है मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित संबंध मामलों में धारा 164 से धारा 167 तक की धाराओं के अधीन, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं सब जांचों में, और विचारण के अनुक्रम की कार्यवाहियों से भिन्न धारा 491 के अधीन सब कार्यवाहियों में, धारा 491 के अधीन सब कार्यवाहियां वो वाली होंगी मेरे ख्याल से, हाँ वही 446 की, यानी बेल बॉन्ड्स वगैरह जब्त हो गए। ठीक है ना, तब कार्रवाई चलेगी, जब पहुंचेंगे वहां तब बताएंगे। ठीक है, तो कहता है कि सब कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे उसके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा। यानी परीक्षा हो जाएगी फिर उसके सारांश का ज्ञापन, यानी वो बात अपनी कह देगा और आप सुन लेंगे, और सुनने के बाद फिर लिखेंगे। जैसे जैसे उसकी परीक्षा हो जाएगी फिर उसके सारांश, परीक्षा का सारांश, इसका ज्ञापन आप तैयार करेंगे। मीनिंग thereby you may apply your own language to the ideas of that witness। ठीक है, विचार उसका होगा, शब्द आपके भी हो सकते हैं।
जबकि वारंट मामले में हम लोग देखेंगे नो, इट इज नॉट अलाउड। विचार भी उसी का होगा, शब्द भी उसी के होंगे, ठीक है ना। विचार इस दृष्टिकोण से देखें तो कबीर, सूर, तुलसी, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। भाई तुलसी भी लिख रहा है सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ठीक है। और कबीर भी लिख रहा है, ठीक है, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, ठीक है। ये प्रेम गलियत सांकरी, वो भी ताबे दुई न समाए, ठीक है, वो भी लिख रहे हैं। और मीरा और सूर को पढ़ लो, तो विचार के दृष्टिकोण से ये सब अलग थोड़ी है, ठीक है। अभिव्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सब अलग है, ठीक है। तो आपको जो भिन्नता दिखाई देती है, बिजली बल्ब में बल्ब की तरह अभिव्यक्त हो रही है, रॉड में रॉड की तरह अभिव्यक्त हो रही है, हीटर में हीटर की तरह अभिव्यक्त हो रही है, इमर्सन रॉड में इमर्सन रॉड की तरह अभिव्यक्त हो रही है। सबके नेचर और प्रकृति भिन्न भिन्न है, लेकिन बिजली भिन्न नहीं है, बिजली तो एक ही है। तो सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, मीरा हो, अनुभव तो एक ही है, अभिव्यक्ति भिन्न है। क्योंकि अभिव्यक्ति आपकी अपनी मनोभाव और अपनी मनोभाव, ठीक है, अपनी भाषा और अपने स्वभाव के अनुरूप होगा। अभिव्यक्ति तो अलग अलग होगी, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करेंगे तो नाच कर, महावीर नाचेंगे थोड़ी। पिकासो अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करेगा तो चित्र बनाकर। अभिव्यक्ति के ढंग भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति तो जिसकी होती है वो अनुभूति है, वो तो एक ही होती है। अनुभूति समान है, अभिव्यक्ति भिन्न है, क्योंकि अभिव्यक्त करने वाला भिन्न है। अभिव्यक्त करने वाला एक नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्त करने वाले भिन्न हैं, इसलिए अभिव्यक्ति भिन्न है। कबीर की अभिव्यक्ति भिन्न है, मीरा की अभिव्यक्ति भिन्न है, चैतन्य महाप्रभु की अभिव्यक्ति भिन्न है, सूर की अभिव्यक्ति भिन्न है, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति है वो अनुभूति समान है। क्योंकि अनुभूति समान होने पर भी, ठीक है, भाषा, विचार, पर, ठीक है, परिवेश, पालन का वातावरण, ये अलग अलग होने के कारण अभिव्यक्ति में भिन्नता होगी ही, ठीक है ना। तो संबंध मामलों में विचार साक्षी का होगा, ठीक है, जानकारी साक्षी की होगी, तथ्य साक्षी के द्वारा अभिकथित होंगे, किंतु भाषा आपकी भी हो सकती है, ठीक है। वारंट मामले और सेशन मामले ना, वहां तथ्य संबंधी कथन भी साक्षी का होगा और भाषा भी उसी की होगी, ठीक है। क्योंकि भाषा में प्रयुक्त शब्द समानार्थी होने पर भी भिन्न अर्थ दे सकते हैं, इसलिए ये सुविधा वहां नहीं दी गई। आप देखें यहां कहता है कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है, यानी ये जिम्मेदारी किसकी है, पीठासीन अधिकारी की है कि वो तैयार करे, तो वह अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे ज्ञापन को खुले न्यायालय में स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार करवाएगा। ये बोलकर जो प्रक्रिया है ये भी निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है, क्योंकि अभियुक्त खड़ा है, उसे कैसे पता लगेगा कि जो कहा गया वही लिखा गया। तो बोलकर, आप बोलकर वो भी सुनेगा क्या लिखवा रहे हो, ठीक है, बोलकर लिखित रूप में तैयार करवाएगा। और जब स्वयं तैयार करेगा तो मजिस्ट्रेट पर फिर इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि वो वही लिख रहा होगा जो कि साक्षी कह रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा, ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा, यानी पत्रावली में रिकॉर्ड पर उसे रखा जाएगा। एक जस्ट ग्लिम्स हम लोग ले लें एक वारंट मामले का, देखते हैं। कहता वारंट मामलों में भी मजिस्ट्रेट के समक्ष, फिर वही शब्द उसने प्रयोग किया, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में
अब देखिए, इसी से तय हो जाता है कि वारंट मामले मजिस्ट्रेट के अलावा भी न्यायालयों में चलेंगे, नहीं तो ये शब्द अनावश्यक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब मामलों में। ये लिखने की जरूरत क्या है? तो कहता मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामले में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, ठीक है, और वहां शब्द क्या आए थे? परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे उसके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन। यहां आता है कि जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा, यानी अंतराल नहीं हो सकता। जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे उसका साक्ष्य, ठीक है, वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा, सारांश नहीं। जो कुछ परीक्षा होती जाती है वो सब कुछ, सारांश नहीं। या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखाया जाएगा, या जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय या उसके द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। परंतु इस उपधारा के अधीन निदेशन और अधीक्षण, इसका मतलब पीठासीन अधिकारी को बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जिस समय लिखा जा रहा है, क्योंकि सुपरविजन चाहिए, ठीक है। परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य उस उपधारा के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा। यानी अगर किन्हीं कारणों से अभियुक्त की अनुपस्थिति है तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति होनी ही चाहिए, और श्रव्य दृश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति होनी ही चाहिए, ठीक है ना, तब लिखा जा सकेगा। जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहां वह प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य उपधारा एक निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा गया था। आप देखेंगे कचहरी में सर्टिफिकेट लिखते हैं वो बिल्कुल लास्ट में कि ये डिपोजिशन मेरे द्वारा खुले न्यायालय में बोल बोलकर अपने रीडर के द्वारा, रीडर को वहां की भाषा में पेशकार कहते हैं, अपने पेशकार द्वारा लिखवाया गया है, ये लिखते हैं। क्यों यहां लिखा है? इसलिए ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के तौर पर मामूली तौर पर, यानी क्या हुआ तो हमने कहा यह हुआ था, वो वृत्तांत के तौर पर लिखा जाता है। किंतु मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकता है। कई बार होता है वो उत्तर ही नहीं देते। जैसे हमने पूछा क्या कर रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा, वो तो चाय पी के आए थे। अब अगर चाय पी के आए थे यही लिख दिया जाए तो यह कैसे पता लगेगा कि इनने किस बात के उत्तर में कहा कि चाय पी कर आए, और यह अगर नहीं पता लगा तो यह कैसे पता लगेगा कि जो प्रश्न इनसे किया गया था उस प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी वांछित थी वो न देकर इन्होंने जानबूझकर उस जानकारी को छिपाया है। और अगर यह साबित नहीं हुआ तो 114 का प्रिजम्पशन कैसे आएगा कि अगर कोई प्रश्न साक्षी से किया गया और वो उसका उत्तर नहीं देता तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उत्तर यदि दिया जाता तो उसके खिलाफ होता। ये कैसे आएगी बात? इसलिए प्रश्नोत्तर, फिर हम प्रश्न लिखाएंगे कि लिखो कि क्या नाम है, और अब ये जो उत्तर दे रहे हैं वो लिख दो। अब तुम कहो कि चाय पी कर आए और तुम पागल हो नहीं, तो खूब मालूम है कि इस प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी नहीं दी जाती, ठीक है। इसलिए लिखा है कि प्रश्नोत्तर के क्रम में भी लिखाया जाएगा। ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। ये बात यहां तक हुई। अब केवल सेशन ट्रायल में साक्ष्य कैसे लिखा जाता है और अभियुक्त की परीक्षा कैसे होगी, उच्च न्यायालय ट्रायल चलाएगा तो साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा, और साक्षी की भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियां यह न्यायालय अभिलिखित कर सकता है। इस सब पर कल हम लोग बात करेंगे, देखें।